अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ ट्रुथ और मैं हूँ आपके साथ लोन सुलेमान। नाजरीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एसटी मोर्चा इंचार्ज जे&के और एक्स एमएलए गुरेज फ़कीर मोहम्मद खान साहब। हम आज इनसे बात करेंगे गुरेज और तुलेल की डेवलपमेंट के हवाले से। तो सर, पहले हम आपका खैर मकदम करते हैं द वॉइस ऑफ ट्रुथ में। वेलकम। सर, पहले जो भी गुरेज का चाहे मिनिस्टर हो या एमएलए हो, हमारा उनसे या एडमिनिस्ट्रेशन हो सिविल, हमारा सबसे यही सवाल पहला रहता है कि गुरेज के डेवलपमेंट के हवाले से अगर देखा जाए, आजकल यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट्स आते हैं लेकिन डेवलपमेंट की यहाँ पर बहुत कमी है। तो इस हवाले से आपने क्या इकदाम उठाए? देखिए, जहाँ तक डेवलपमेंट का गुरेज का ताल्लुक है या दिलेल का ताल्लुक है, ये बहुत एक पिछड़ा इलाका है हमारी रियासत जम्मू कश्मीर यूटी में। मेरा जो अंदाज़ा है, सबसे पिछड़ा हुआ इलाका गुरेज और दिलेल है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, यहाँ पर सड़कों का आवाजाही में बड़ी रुकावट है और जगह जगह कमी महसूस होती है। इसकी वजह है कि पिछले पीरियड में जो 18 साल यहाँ पर जो इक़्तिदार में रहा, जो इक़्तिदार एनसी के पास रहा, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो गई। ये तो आप भी शायद यहाँ मूवमेंट करने के बाद आप लोगों ने भी देखा होगा, कोई यहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं बनी जिससे हम कहते कि नहीं जी ये डेवलपमेंट हो गई। अब ये दौर आ गया जब बीजेपी के साथ हमने यहाँ से ज्वाइन किया, वाबस्ता होगी, तब से एक तो पिछला साल लगभग 1 साल कुछ महीने हो गए हमें ज्वाइन किए हुए। पिछले साल भी हमें कोविड में निकल गया और इस साल भी मैक्सिमम पीरियड हमारा जो है वो कोविड में निकल गया। इसमें हमारी प्रायोरिटी ये है कि एक सबसे पहले रोड जो है हमारे वो ठीक हो। इसके लिए हमने मैकडम प्लांट दिलेल में खोले 1-2 जगह, यहाँ कोरकबल में भी खोला, मैकडम प्लांट खुलवा दिया। तो इससे अभी जो जितने गड्ढे बड़े थे वो भरने लगे हैं और इसके बाद मैकडम शुरू हो जाएगा और मैक्सिमम पार्ट ऑफ द जो रोड है ये कंप्लीट हो जाएगा, मैकडमाइज हो जाएगा। इससे तो हमारे रोड बेहतर हो सकते हैं और कोशिश हमारी ये जारी है कि ये रोड जो इस वक्त हमारा गुरेज दिलेल का रोड है, ये द्रास के साथ कंप्लीट मिल जाए, लेह के साथ ये हमें एक ऑल्टरनेट रोड भी बन जाता है। सपोज कभी कभार अगर बानहाल डैमेज हो जाता है तो ये हमारे लिए एक अल्टरनेट रोड है जो हमें हिंदुस्तान के साथ कनेक्ट रख सकता है। फिर इसके अलावा यहाँ पर टूरिज़्म को लेकर मैं ज़्यादा फिक्रमंद हूँ कि टूरिज़्म हमारा जो बढ़े। टूरिज़्म जब बढ़ जाता है तो इसमें हमें हमारे अपने यूथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, एक घोड़े वाला भी इन्वॉल्व हो सकता है, एक लेबर भी इन्वॉल्व हो सकता है और वो अपने रुपया-10 कमा सकते हैं जब ये टूरिज़्म अथॉरिटी बन जाएगी। और इसके लिए मैंने विंटर में भी काफ़ी कोशिश की। मेरे पास काफ़ी फ़ोटोज़ थे, यहाँ समर के भी फ़ोटो थे, विंटर के भी फ़ोटो थे, गुरेज के भी थे, दिलेल के भी थे, कंजलवन बख्तौर के भी फ़ोटो थे और वो मैंने अपलोड कर दिए। बॉलीवुड तक भी मैंने भेज दिए, टूरिज़्म को भी भेज दिए और यही रिज़ल्ट है कि अक्षय कुमार आके नीरू में उतर गया। ये मुझे लग रहा है 47 के बाद पहली बार ऐसा वाक़ा होगा और अभी कोशिश थ्रू हमारी गवर्नमेंट भी, उनसे भी बात चल रही है, कोशिश चल रही है हमारी कि यहाँ पर मज़ीद हीरोज़ को भेजा जाए। उनका डायरेक्टर मेरे साथ बात कर रहा था, उसने कहा यहाँ पर 5 स्टार अगर 7 स्टार होटल हैं तो जितने भी बड़े बड़े हीरो हैं, हीरोइन हैं, हम उनको लाएंगे और अनकरीब फ्यूचर में ही यहाँ पर शूटिंग भी शुरू हो जाएगी। ये एक्सपेक्ट करता हूँ मैं। ये हमारे लिए एक नई राह है, एक नया रास्ता खुल रहा है। फिर इसके अलावा एकोमोडेशन प्रॉब्लम जो यहाँ आ रही हैं, उसके लिए मैंने उनको ऑफ़र किया है कि हम जो भी यहाँ आएगा, चाहे वो बड़े हीरो हैं, हीरोइन्स वगैरह हैं, उनके लिए हम मकान प्रोवाइड कर सकते हैं। जितनी देर वो रहना चाहें उन मकानों में रह सकते हैं। तो ये हमारी कोशिश है इस चीज़ को लेकर के। मुझे उम्मीद है हाल ही में इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। जैसे कि सर आपने कहा कि यहाँ पर 18 साल एनसी ने हुकूमत की तो उनके दौर में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन अगर देखा जाए चाहे वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर यहाँ पर एनसी ने हुकूमत की, इन 24-30 सालों में यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई है। चाहे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की नाकाम हुई हो या फिर जो हुकूमत थी एनसी की उन्होंने नहीं किया हो। तो इन 24 सालों में अगर 24 सालों में उन्होंने यहाँ पर हुकूमत की एनसी ने या फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ की बात करें तो उन्होंने अगर डेवलपमेंट पर तवज्जो नहीं दी है तो उन्होंने इन 24 सालों में आखिर किया क्या है गुरेज दिलेल के लिए?
मुझे लग रहा है ये 18 साल यहाँ पर जो एमएलए रहा उसने अपना घर बनाया। बेचारा जो हम सुनते हैं वो पहले बहुत ज़्यादा गरीब था और उसने कोशिश की सिर्फ अपना घर बनाने के लिए या अपने रिश्तेदार वगैरह को बनाने के लिए। अगर आप देखोगे उसके पेरेंट में कोई नौकरी लग गया है तो उसका रिश्तेदार होगा, करीबी रिश्ता होगा, उसके भाई का बेटा होगा या बहन का बेटा होगा। या दूसरा, यहाँ पर जब मैं एमएलए था यहाँ पर टोटल 3 थे आउटसाइड 4th क्लास मुलाजिम थे। मैंने कोशिश की वो भी वापस निकालने के लिए, लेकिन आज अगर आप देखोगे हमारे हायर सेकेंडरीज कॉलेजों में इवन जडियो ऑफिस है या और कोई भी ऑफिस है, यहाँ बाहर से ज़्यादा है, यहाँ के बच्चे एडजस्ट नहीं हो गए। पिछले दिनों जब यहाँ पर फेंसिंग की भर्ती हो रही थी उसमें मैंने देखा हमारे बीएड एमए लड़के वहाँ पर खड़े थे भर्ती के लिए और वो बड़ी कोशिश कर रहे थे कि हम यहाँ एडजस्ट हो जाएं, ये 2-3 महीने कुछ पैसा कमाएं। उस वक्त यकीन कीजिए कि मुझे खाना पीना हराम हो गया ये हालत देखे। अगर पिछले दिनों में पिछले वर्षों में अगर कुछ यहाँ इस चीज़ की तरफ तवज्जो दी गई होती तो आज शायद हमें ये दिन देखने नहीं पड़ती। ये अलमिया है हमारे लिए और हमारे नौजवानों के लिए। एनसी की गवर्नमेंट आ गई, यहाँ इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट चल रहा था। इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट एसटी के लिए ख़त्म करने से हमारे बच्चे जो मैट्रिक पास है, मुझे ये अंदाज़ा था कि ये भी जाकर एडजस्ट हो जाएंगे। बाकी तो क्वालिफाइड बच्चों की तो बात ही नहीं थी, वो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में एडजस्ट हो सकते थे। एनसी आ गई, उन्होंने एकदम ख़त्म कर दिया। एससी के लिए उन्होंने खुला छोड़ा। आज जो 370 के लिए रो रहे हैं, आज जो 35A के लिए रो रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अपने दौर में किया क्या? वो 370 का उन्होंने परमानेंट कुछ सोल्यूशन क्यों नहीं निकाला, जबकि मेजॉरिटी गवर्नमेंट उनकी कई बार आ गई। ये एक टेम्परेरी सिलसिला इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाकर चलाया और लोगों को कंधे पर सवार होकर सिर्फ अपनी कुर्सी को देखते रहे और अपना ही मकसद हासिल किया। सर, जैसे कि आपने 370 के हवाले से बात की, तो लेकिन अगर देखा जाए एक ही पॉलिटिकल पार्टी जैसे बीजेपी ने, उन्होंने इस जो आर्टिकल 370 है इसको बीजेपी की हुकूमत ने उन्होंने अपने हुकूमत के दौर में इसका खात्मा कर दिया, आर्टिकल जो था 35 या दफ़ा 370। तो लेकिन ये तो मसला कोर्ट का था, तो एक पॉलिटिकल पार्टी ने इसे ख़त्म कर दिया। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोर्ट का जो मसला है मैं आपको ये बताना चाहूँ, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो भी हिंदुस्तान का ही सुप्रीम कोर्ट है और पार्लियामेंट में जो भी कानून बनता है वो चला जाता है जुडिशरी में और जुडिशरी उसको लागू करती है। तो 370 का ये पहले ही बीजेपी का एजेंडा था ख़त्म करने का और उसमें अगर देखें उसके जितने भी सेक्शन थे 370 के, वो ऑलमोस्ट इरोड कर दिए थे एनसी गवर्नमेंट ने, वो ख़त्म हो चुके थे। उसमें बाहर के कानून जो ला कर यहाँ लागू कर दिए तो उसमें 370 कहाँ रहा था, वो ख़त्म हुआ था। और ये रियासत को मिलाने के लिए इसमें बीजेपी गवर्नमेंट ने ये पहल कर दी कि उन्होंने 370 ही ख़त्म कर दिया। कोर्ट में चलेगा, चलता रहेगा, लेकिन मेरा भरोसा, मेरा यकीन ये है कि अब ये एक फालतू कोशिश है, ये 370 वापस आने वाला नहीं। लेकिन सर, अगर देखा जाए दफ़ा 370 के खात्मे से पहले भाजपा जो सरकार है उन्होंने कुछ वादे किए थे, जैसे बेरोजगारी ख़त्म करेंगे या फिर कश्मीर में खुशहाली आएगी। तो इस हवाले से क्या लगता है आपको, ये अच्छा हुआ जो 370 का खात्मा हुआ? क्या उसके बाद खुशहाली आई या बेरोजगारी ख़त्म हुई इनके में? मैंने पहले ही गुजारिश की कि 370 को ख़त्म करने के साथ ही जो यहाँ पर कोविड वगैरह का सिलसिला चल रहा है, इसने काफ़ी बड़ी रुकावट पैदा की। जो अंदरूनी, हम जिस घर में रहते हैं हमें पता है ये घर कैसा है, इसकी खिड़कियाँ कहाँ हैं, इसके दरवाजे कहाँ हैं, यहाँ काफ़ी कुछ होने वाला है, डेवलपमेंट हो जाएगी। जैसे हमारे जैसे ये रिमोट एरियाज़ हैं, गुरेज़ है, गुरेज़ में आप हाल ही में देखोगे, अब कोविड का तो थोड़ा जो सिलसिला है वो कम होने लगा। अब आप हाल ही में देखोगे यहाँ पर मैं यकीन करता हूँ कि कुछ दिनों के बाद या कुछ हफ्तों तक इंशाल्लाह यहाँ पर एक भर्ती रैली भी हो जाएगी। और मेरी सबसे पहली कोशिश यही है कि हमारे नौजवान, देखिए ये यहाँ का नौजवान जो पढ़ा लिखा नौजवान होता है,
ये कश्मीर या और किसी जगह, जम्मू हो, कश्मीर हो या हिंदुस्तान की और किसी रियासत के बच्चों की तरह नहीं है। वहाँ एक बच्चा क्वालिफिकेशन हासिल करने के बाद कहीं फैक्ट्रियों में, कहीं दुकानों में, पटरी पर भी 10 चीज़ें बिछा के वो अपना रोजगार कमाता है, रुपया 10 कमाता है। यहाँ ऐसा नहीं है। 3 महीने के बाद फिर बर्फ। तो यहाँ का बच्चा जब पढ़ता है, उसको जब तक ना अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, वो घर कभी खड़ा नहीं हो सकता है। तो मेरी कोशिश यही है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर कुछ भर्ती रैलियाँ करा देंगे और ये अनएम्प्लॉयमेंट और यूथ में जो अनसर्टेनिटी है, इसको ख़त्म करने के लिए हम कोशिश करेंगे। सर, अगर यहाँ की बात की जाए, जैसे कि जब बर्फ पड़ती है 6 महीने के लिए, ये डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा से कट ऑफ होकर रह जाता है, तो उस टाइम अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट वगैरह हो, उसके लिए बोलते हैं हवाई सर्विस। लेकिन अगर मौसम खराब हो, हवाई सर्विस यहाँ नहीं आ सकती है, तो उसके लिए क्या इकदाम उठाए गए हैं? जैसे कि यहाँ के लोगों की मांग है टनल के बारे में, उस बारे में आपकी जो गवर्नमेंट है उसने क्या इकदाम उठाए? देखिए, यहाँ पर एक और अलमिया है। यहाँ पर मैंने अपने दौर में, जब मैं MLA था, मैंने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना दिया, दावर। ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अगर हमें फैसिलिटीज सब मौजूद होंगी तो ऑलमोस्ट पेशेंट जो जितने भी हैं वो यहीं ट्रीट हो सकते हैं। छोटे बड़े ऑपरेशन भी यहीं हो सकते थे, लेकिन इस तरफ भी तवज्जो नहीं दी गई। अब आज देखोगे, आज काफ़ी डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं। हमने कोशिश की, यहाँ डॉक्टर आगे इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पर कोई खास डॉक्टर वगैरह मौजूद नहीं थे। मामूली बीमार भी होता है, उठा के रेफ़र करते हैं श्रीनगर के लिए। यहाँ का एक गरीब इंसान इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है वो जाकर के श्रीनगर में कहीं इसका इलाज करा सके। तो मीनवाइल जब विंटर आ जाता है, विंटर में पिछले साल तकरीबन 47 के बाद पहला ये विंटर है जिसमें काफ़ी जहाज़ चला। तिलेल भी यहाँ बगतौर में भी चलाया, यहाँ भी चलाया। कभी कभी तो ऐसा भी